ओके, सो चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 तक हमारा इंडियन इकोनॉमी कैसा था। पहले तो इंडिपेंडेंट जब हुई, इंडियन इकोनॉमी जब इंडिपेंडेंट हुई, उसके पहले हमारे इकोनॉमी जो था वो स्टैगनेंट था, लो या नो डेवलपमेंट। इंडिया जो था एक अंडर डेवलप्ड कंट्री था, लेकिन इस एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क था गवर्नमेंट के लिए ये डिसाइड करना कि इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होना चाहिए किसी भी कंट्री का। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिससे कि इकोनॉमी के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। इन ऑर्डर टू रिमूव दीज प्रॉब्लम्स एंड ग्रो इकोनॉमी, गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए था, गवर्नमेंट को एक अडॉप्ट करना था क्या? प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग। प्रोग्रेसिव मतलब ऐसा इकोनॉमिक प्लानिंग जो प्रोग्रेस कराए, ठीक है। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट विद द प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन फॉर्म द प्लानिंग कमीशन ऑन मार्च 1950 को एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया जो कि आज के डेट में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके जो चेयरपर्सन थे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, और उसने अडॉप्ट किया, इंडिया ने अडॉप्ट किया एक 5 ईयर प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के डेवलपमेंट को समझना है तो हमको सेंट्रल प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा। सेंट्रल प्रॉब्लम्स 3 तरह के होते हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है? कौन सा प्रोडक्ट बनाए और कितने क्वांटिटी में बनाए, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है। इसलिए क्वांटिटी ऑफ गुड्स कितना प्रोड्यूस करना है ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। सिलेक्शन ऑफ गुड्स की कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना है और कितने क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस करना है, ये हमारा पहला इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस। फिर है हाउ टू प्रोड्यूस। किसी भी सामान को प्रोड्यूस करने का 2 तरीका होता है, या तो मशीन से या तो हैंडमेड। हैंडमेड जो होते हैं उनको लेबर इंटेंसिव टेक्निक बोलते हैं, और जो मशीन से बनते हैं उनको उसको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। अभी कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव टेक्निक दोनों हो गया। अभी कब हम कैपिटल करेंगे, कब लेबर करेंगे, वो हम आगे बताएंगे। जब इकोनॉमी का डेफिनेशन बताएंगे, कितने तरह का इकोनॉमी होता है, तब बताएंगे। इसके बाद फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हम किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं। एक्चुअली में प्रोड्यूस करने के बाद जो पैसा अर्न करती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसको किस तरीके से बांटती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ बताया गया है। तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड द वन हु ओन्स मोर गेट्स मोर शेयर ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी देन वन हु हैज़ लेस अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखो, जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी रहेगा इकोनॉमी में वो ज़्यादा अर्न करेगा। सिंपल सा बात है, जो इन्वेस्ट करेगा उसी का प्रॉफिट रहेगा। रिवॉर्ड ऑफ रिस्क इज प्रॉफिट। दूसरा इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है तुम्हारा फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसी भी काम को करने के लिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब इन चारों को हमको रिटर्न देना होता है। जब भी कोई सामान प्रोड्यूस हो जाता है, हम लोग उसका सप्लाई कर देते हैं, सेल हो जाता है, तो उससे आए हुए इनकम को इन 4 लोगों में बांटा जाता है। इसको बोलते हैं फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, 3 तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम होता है: कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। इंडिया में मिक्स्ड वाला है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी इकोनॉमी जिसको बोलते हैं हम लोग। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या रहेगा? केवल प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेगा, उसको सोसाइटी का कोई टेंशन नहीं है, उसको किसी का कोई टेंशन नहीं है, उसको केवल प्रॉफिट चाहिए। ऐसा इकोनॉमी जो कंट्रोल, ओन्ड, मैनेज्ड, तीनों प्राइवेट सेक्टर द्वारा हो, और वो केवल प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से काम कर रहा हो। इसमें सेंटर प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे? सबसे पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट क्या प्रोड्यूस करना है, ऐसा चीज़ प्रोड्यूस करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, इर्रेस्पेक्टिव कि उससे सोसाइटी को क्या फ़र्क पड़ रहा है। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेंगे? जहाँ पर लेबर सस्ता है वहाँ लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जहाँ पर लेबर महंगा है वहाँ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जिससे प्रॉफिट हो ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज़्यादा, वही वाला टेक्निक यूज़ करेंगे। तीसरा हाउ टू फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तो उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे सके। मतलब अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में है तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? सबसे पहला ऐसा चीज़ जो बहुत महंगा हो, ठीक है, हर कोई उसको खरीदना चाहता हो और वो महंगा भी हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। कैसे प्रोड्यूस करेंगे? मोस्टली आज के डेट में मशीन से, क्योंकि मशीन आज के डेट में सस्ता है। इसके बाद तीसरा फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तो हम उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी जैसे अमीर लोगों के लिए प्रोड्यूस करेंगे। अमीर लोगों के लिए प्रोड्यूस करेंगे तो हमको फ़ायदा क्या होगा कि अमीर लोग जब उसको खरीदेंगे तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसके बाद अब इस समय ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये नहीं देखता है कि इससे सोसाइटी का अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है,
दूसरा आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। मोस्टली ऐसी इकोनॉमी जिसमें कि प्रोडक्शंस जो हों वो ओन्ड, कंट्रोल्ड और मैनेज्ड होते हों गवर्नमेंट द्वारा। ये काम करती है फॉर द सोशल वेलफेयर पर्पस। इसमें तीनों प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे वो जो सोसाइटी को ज़रूरत है, कैसे प्रोड्यूस करेंगे। अगर ऐसे जगह काम कर रहे हैं जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ लेबर इंटेंसिव करेंगे ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो। और अगर हम लोग ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पर लेबर इजीली अवेलेबल नहीं होता है, वहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे। तीसरा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे? तो भाई उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करेंगे जो पुअर है। हर सोसाइटी, हर सेक्शन का ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? ऐसा इकोनॉमी जिसमें कुछ सेक्टर्स प्राइवेट ओन करते हो, कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट ओन करती हो। जैसे हमारे देश में 3 सेक्टर्स हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, हमारा जो न्यूक्लियर पावर है, और एक और कोई सेक्टर है जो कि गवर्नमेंट ओन करती है। इसके अलावा जितने सेक्टर्स हैं उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फिर इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा है? मिक्स्ड इकोनॉमी वॉज अडॉप्टेड बाय इंडियन इकोनॉमी एज द फ्रीडम लीडर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वेयर कंफ्यूज विद रिगार्ड टू इकोनॉमिक सिस्टम टू बी फॉलोड इन इंडिया। इसी वजह से उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करा जिसमें कि दोनों होता है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया कंप्लीट डिल्यूशन ऑफ प्राइवेट ओनरशिप वाज नॉट पॉसिबल। अगर सारा प्राइवेट को दे देते तो हमारा देश जो था उतना डेमोक्रेटिक नहीं रहता। इसीलिए कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम रिजल्ट्स इन लेस चांसेस फॉर इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल। अब इसीलिए हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं बने। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे अगर जाते तो वो केवल अपना प्रॉफिट अर्न करने का सोचते हैं, वो सोसाइटी का नहीं सोचते हैं। अगर केवल सोसाइटी की तरफ जाते तो केवल वेलफेयर करते रह जाते, वो इकोनॉमी के डेवलपमेंट का नहीं सोचते। इसीलिए इंडियन इकोनॉमी जो था वो इंडियन इकोनॉमी ने प्रेफर करा कौन सा? मिक्स्ड इकोनॉमी। फिर है तुम्हारा इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? पुअर, बैकवर्ड और स्टैगनेंट इकोनॉमी को डेवलप करना ही आफ्टर अडॉप्टिंग मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग। हमारे इंडिया का इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे हुआ? हमारे जो भी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करके हमने पुअर, बैकवर्ड और स्टैगनेंट इकोनॉमी, इन तीनों चीज़ों को ठीक किया। पुअर को डेवलप किया, बैकवर्ड को फॉरवर्ड बनाया और स्टैगनेंट इकोनॉमी का पेस तेज किया डेवलपमेंट का, किससे? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अपना के। ये बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए कि वो प्लान करे, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोगों को देश को डेवलप करना है, जिस प्रोसेस को इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं। एक इफ़ेक्टिव इकोनॉमिक प्लान बनाने के लिए गवर्नमेंट ने 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन किया, प्लानिंग कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट किया, जिसके चेयरपर्सन थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इसका मेन पर्पस था कि वो केयरफुली ध्यान दे हमारे ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज पे कंट्री के, ताकि उनको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके। प्लानिंग कमीशन जो थी, उनका जो प्लानिंग पीरियड था वो 5 साल का फिक्स किया गया था, जो कि आज के डेट में नीति आयोग के नाम से जानी जाती है। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान का गोल क्या था? 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था कि वो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस रिमूव करें हमारे कंट्री से और हमारे कंट्री को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाए। पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने लॉन्च किया था पार्लियामेंट में, एंड इट वाज लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 1951। 1 अप्रैल 1951 को लॉन्च हुआ था, जो कि 31 मार्च 1956 को एंड हुआ, ठीक है। द 5 ईयर प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2012 to 17 वॉज द लास्ट 5 ईयर प्लान। 17 वाले के बाद हर साल अब प्लान आते हैं, ऐसा 5 साल वाला हम लोग नहीं चलाते हैं, ठीक है। इसका बेसिक गोल क्या था? सबसे पहला ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि हमारा जो इकोनॉमी स्टैगनेंट रूप से, स्टैगनेंट पेस में बढ़ रहा है, उसको तेज़ी से आगे बढ़ाएं। ग्रोथ का मतलब हुआ कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री, हमारे देश में जीडीपी बढ़े, इंक्रीज हो हमारा जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी मतलब होता है फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। पूरे इंडिया में जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसका जो फाइनल वैल्यू होता है उसको जीडीपी बोलते हैं। तो जीडीपी के इम्प्रूवमेंट का हम लोग क्या किए? हम लोग का पहला ऑब्जेक्टिव था कि जीडीपी को इम्प्रूव किया जाए। दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि हमारे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव किया जाए, यानी मॉडर्नाइजेशन लाया जाए, नई टेक्नोलॉजीज़ लाए जाएँ, नए सोशल आउटलुक्स लाए जाएँ, ठीक है, ताकि लोग क्या करें? डेवलप करें। नए सोशल आउटलुक्स मतलब कि मेन और वुमेन इक्वल होने चाहिए, इस तरीके का। फिर तीसरा मोटिव था हमारा सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब कोई भी डेवलपिंग कंट्री जो है वो चाहता है कि उसके डोमेस्टिक रिसोर्सेज इतने हों ताकि उसे दूसरे पर डिपेंड ना होना पड़े। तो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक था इकोनॉमिक प्लानिंग का कि हम लोग सेल्फ रिलायंट हों।
ठीक है। फिर इस सेल्फ रिलायंट होने का 2 रीज़न क्या था। सबसे पहला, फॉरेन डिपेंडेंसी को कम करो। फॉरेन डिपेंडेंसी पर रहेंगे, कोई भी ऐसा सिचुएशन आया अगर कॉन्फ्लिक्ट का, तो उस वक्त हमारे देश में वो चीज़ आना ही बंद हो जाएगा जिस पर पूरा देश डिपेंडेंट है। इसीलिए सेल्फ रिलायंसी को प्रायोरिटी दिया गया। उसके बाद दूसरा, अगर दूसरे देश से हम कोई सामान लेके आते हैं तो दूसरे देश वाले क्योंकि हमको सामान सप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारे देश के मैनेजमेंट में इंटरफेयर करेंगे, जिस वजह से एक बार फिर कॉलोनियल रूल आने का खतरा देखा जा रहा था। इसी वजह से हम लोग को फॉरेन इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए भी इसका लाना बहुत इंपॉर्टेंट था। ये भी इकोनॉमिक प्लानिंग का हिस्सा बना। इसके बाद एक और चीज़ था इक्विटी। इक्विटी मतलब हर लोग, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इक्वली ट्रीट कीजिए, मेन एंड वुमेन को इक्वली ट्रीट कीजिए, सोशल जस्टिस कीजिए और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव कीजिए। इसके बाद एग्रीकल्चर। कॉलोनियल पीरियड में ना ही देयर वाज नाइदर ग्रोथ नॉर इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में ना ही इक्वालिटी था, इक्विटी था और ना ही हमारा ग्रोथ था। लो प्रोडक्टिविटी थे, इस वजह से सब लोग परेशान होते थे। इंडिपेंडेंस के टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो था इसमें इन्वॉल्व था। अब प्रॉब्लम क्या था एग्रीकल्चर का, वापस थोड़ा सेम टाइप का लगेगा बट अब पढ़ाना है तो पढ़ाना पड़ेगा। क्या क्या प्रॉब्लम 1950 से 1990 के बीच में हम लोगों को झेलना पड़ा। तो सबसे पहला था लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी। किन किन रीजन से? लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ नॉलेज, इन सब चीज़ों की वजह से हमारा प्रोडक्टिविटी बहुत कम होता था। दूसरा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड पर 10 लोगों की ज़रूरत थी, वहाँ 20 लोग काम कर रहे थे। रिटर्न तो आ रहा था मगर वो जो एक्स्ट्रा 10 लोग काम कर रहे थे वो प्रोडक्टिविटी पर पर्सन प्रोडक्टिविटी को घटा दे रहे थे, जिसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि लोग एम्प्लॉयड तो हैं मगर उनकी वहाँ ज़रूरत नहीं थी। हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। हम लोग जो थे 1950 से 1990 तक पूरी तरीके से रेनफॉल पर डिपेंड करते थे कि जितनी बारिश होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्शन होगा। हमारा इरिगेशन फैसिलिटी नहीं था हमारे पास, इस वजह से। दूसरा, सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये क्या है? सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब हुआ कि लोग केवल उन क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे जिन क्रॉप्स की उन्हें ज़रूरत है। कभी भी वो ये नहीं सोचते थे कि एक्सपोर्ट करने के लिए या ट्रेड करने के लिए हम लोग प्रोडक्शन करें क्रॉप्स का। लोग मोस्टली प्रेफर करते थे कि जो ज़रूरत है उतना करो और जो एक्स्ट्रा सरप्लस बच गया उससे हम छोटी मोटी कंजम्पशन के सामान ला सकेंगे। फिर है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी जो टेक्नोलॉजी थी बहुत बुरे हालात में थी, ठीक है। हमारे पास आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी, हार्वेस्टिंग मशीन्स नहीं थी, हम बहुत सारे हर्डल्स इंडिया को झेलने पड़े थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स। अब ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म हुआ तो बहुत सारे ज़मींदार गुस्सा थे, बहुत सारे जो ज़मींदार थे उनसे उनकी लैंड छीन ली गई थी। अब दिक्कत ये हुआ कि जो टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स थे इस वजह से उन दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा था। क्यों? क्योंकि जो टेनेंट्स थे, जिनके पास टेनेंट्स या फिर जो लैंडलेस कल्टिवेटर्स होते हैं वो ज़मींदार से या जिनके पास लैंड था, ज़्यादा लैंड था, उनसे वो उधार पर या काम करने के लिए लैंड लेते थे, फिर कल्टीवेट करने के लिए उनसे पैसा लेते थे। अगर रेनफॉल नहीं हुआ, ड्राउट हो गया, फ्लड आ गया तो सारा जो उनका फसल था बर्बाद हो जाता था। फिर उस लोन को चुकाने के लिए वो और लोन लेते थे, जिस वजह से वो डेट ट्रैप में फंस जाते थे और ये कन्फ्लिक्ट्स लगातार बढ़ रहे थे। स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड। हर किसी के पास, देखो ज़मींदारी सिस्टम खत्म हुआ तो सबको लैंड तो मिला लेकिन हर किसी के पास बहुत छोटा छोटा प्लॉट ऑफ लैंड था। ये पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से भी हुआ। अब छोटा छोटा प्लॉट ऑफ लैंड होने की वजह से हर कोई महंगे महंगे टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ नहीं कर पाता था, जिस वजह से बहुत लॉस उठाना पड़ता था लोगों को। एग्रीकल्चर में ग्रोथ लाने के लिए क्या क्या किया गया? सबसे पहला तो ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म करना, यानी लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म का मतलब हुआ जो इंटरमीडियरीज़ और लैंड सीलिंग लगाए गए। इंटरमीडियरीज़ और लैंड सीलिंग का जो नियम था वो लगाकर किसी तरीके से जो ओनरशिप ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड था किसी एक पर्सन के पास, उसको ख़त्म किया गया, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इक्विटी लाया जा सके, सामान्यता लाई जा सके, सबको, सब लोग इक्वल हो सके, ठीक है। इसके लिए सबसे पहला क्या किया गया? एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। कॉलोनियल रूल के टाइम पे जो ट्रस्टवर्दी लोग थे कॉलोनियल गवर्नमेंट के, उनको ज़मींदार बना दिया जाता था, उनको ज़मीन दे दिया जाता था और वो फर्दर लैंडलेस कल्टिवेटर्स को वो ज़मीन देते थे और उनसे हाई रेट ऑफ लगान कलेक्ट करते थे।
अब इस चीज़ को ख़त्म किया गया, एबॉलिश किया गया, ठीक है। सो एग्रीकल्चर के ग्रोथ के लिए इनको हटाया गया। लैंड टू द टिलर्स, द एम, इसके पीछे एम क्या था कि जो भी रॉ लेवल पर काम करने वाले लोग हैं, जो भी लैंडलेस कल्टिवेटर्स हैं, उनको लैंड प्रोवाइड किया जा सके ताकि ओवरऑल इकोनॉमी डेवलप कर सके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंड करते थे फॉर देयर लाइवलीहुड इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भी, ठीक है। अभी अगर हम लोग ओनरशिप प्रोवाइड करें लैंड का, जो भी लैंडलेस कल्टिवेटर्स थे जिनके पास लैंड नहीं था उनको देते थे, तो उनको क्या होता था, उनका मेक इम्प्रूवमेंट एंड इंक्रीज इन आउटपुट इन द एग्रीकल्चर, हमारा जो पूरे देश में प्रोडक्शन कैपेसिटी था वो इंक्रीज होता जा रहा था, हमारा जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस आ रहा था वो उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा था हमारा। ओनरशिप ऑफ लैंड ऑल्सो इनेबल्स द टिलर टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द इंक्रीज आउटपुट। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी भी डेवलप करने लगी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप करने लगे, तो उन टीनेंट्स को अब धीरे धीरे प्रॉफिट होना भी शुरू हो गया था। एबॉलिशमेंट ऑफ इंटरमीडियरीज जो था ये तुम्हारा फुल इक्विटी नहीं लाया, क्यों? क्योंकि इसमें उन्होंने लूप होल बन दिया। ये कैसे? लैंड रिफॉर्म्स आए, कहा गया कि किसी के पास अगर एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा लैंड होगा तो वो क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। तो उन्होंने अपने फैमिली वालों के नाम पर उस लैंड को ट्रांसफ़र कर दिया और इस लूप होल के सहारे उस जमींदारी सिस्टम ख़त्म करने वाले जो लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज़ थे उनको भी ओवरकम किया जा सका, जिसके वजह से उस स्टेप को लेने के बावजूद पूरी तरीके से हम लोग लैंड रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। फिर लैंड सीलिंग में यही बताया गया है कि सबको एक स्पेसिफिक लिमिट लगाया गया इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कि किसी के पास स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा लैंड नहीं होना चाहिए। इफ़ समवन हैव द मोर एरिया ऑफ लैंड, तो उसका क्या किया जाता था, गवर्नमेंट उसका लैंड ले लेती थी और लैंडलेस कल्टिवेटर्स को दे देती थी। इसका मेन पर्पस था कि कंसंट्रेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड इन फ्यू हैंड्स को हटाया जाए, मतलब कुछ लोगों के पास जो लैंड का बहुत बड़ा हिस्सा था उस चीज़ को ख़त्म किया जा सके और इक्विटी बनाया जा सके। लेकिन इसका लूपहोल निकाला उन लोगों ने और अपने ही परिवार वालों को वो चीज़ देकर वापस से वही चीज़ अपने ही परिवार वालों को लैंड प्रोवाइड कर उनके नाम पर लैंड ट्रांसफ़र कर उस लूपहोल का यूज़ कर उन्होंने लैंड रिफॉर्म पॉलिसी को क्या कर दिया, पूरी तरीके से विफल कर दिया, ठीक है। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हुआ, 1960s के दौरान मेन स्ट्रैटेजी था इंडियन गवर्नमेंट का कि वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करे बाय इंट्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, क्रेडिट, मार्केटिंग फैसिलिटीज़, ये सब कुछ के मदद से। अब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो था एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता था फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता था फॉर द पर्पस ऑफ लाइवलीहुड। फार्मर्स जो थे टोटली डिपेंडेंट रहते थे रेनफॉल पे, लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो था इन मेजर प्रॉब्लम्स को हटाने में मदद किया हमारी। ग्रीन रेवोल्यूशन जो था एक ऐसा ईरा था जिस वक्त पे हम लोगों ने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया विद द हेल्प ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, जो कि एक चमत्कार के रूप में काम किया वीट और राइस के प्रोडक्शन के लिए। डॉक्टर नॉर्मन ई बोर्डलैग जो थे वो एक अमेरिकन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। HYV सीड्स क्या थे, ये सबसे मेन रीज़न थे एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन के 1960s में। HYV सीड्स कंसिडर्ड टू बी द मेन रीज़न बिहाइंड द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का क्वालिटी और क्वांटिटी का इम्प्रूवमेंट था, उसका सबसे बड़ा रीज़न था हमारा क्या, HYV सीड्स। These seeds can be used in those places where there is an इनएडिक्वेट फैसिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पर वाटर का इनएडिक्वेट फैसिलिटी होता था, जहाँ वाटर इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता था, वहाँ पर इन सीड्स का यूज़ किया जाता था। इनको हेवी डोज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए थे मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए, एंड इसका बेनिफिट पाने के लिए फार्मर्स हैव अ गुड इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू बाई फर्टिलाइजर्स। अब देखो, HYV सीड्स का अगर फ़ायदा चाहिए होता है तो हमको साथ साथ एक बढ़िया फाइनेंशियल रिसोर्सेज का भी एक एडिक्वेट सोर्स होना चाहिए ताकि हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर सकें ताकि प्रोडक्शन इम्प्रूव कर सकें। ये बड़ा एक मुश्किल चीज़ आया। सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन 2 फेज, किस तरीके से सक्सेस हुआ हमारा। पहले फेज़ में जो 60s-70s के बीच में ये कुछ सिटीज़ में रेस्ट्रिक्टेड था, जैसे कि तुम्हारा पंजाब हुआ,
पंजाब हुआ, उसके बाद हरियाणा हुआ, ये सारे सिटीज़ में ये रिस्ट्रिक्टेड था, सिटीज़ और स्टेट्स में, ताकि पहले चेक किया जाए कि ग्रीन रेवोल्यूशन किस तरीके से काम कर रहा है। फिर 1780s में सारे स्टेट्स में इसको लागू किया गया और हम लोग पूरी तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से व्हीट और राइस में मिरेकल इंक्रीज इन प्रोडक्शन देख पाए। इसका इम्पॉर्टेंट इफेक्ट क्या हुआ? सबसे पहला इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जो फंडामेंटल अचीवमेंट था इसका कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट और राइस का मैसिव इम्प्रूवमेंट और इंक्रीज़ देखा गया प्रोडक्शन में। दूसरा, मार्केटेबल सरप्लस में इंक्रीज़ हुआ, मतलब हम लोग अपने कंजम्पशन के लिए तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर ही पा रहे थे, साथ साथ एक्सपोर्ट के लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा था। इनफैक्ट आज तक हमारे पास हम बहुत हाई लेवल पे, मतलब सेकंड या थर्ड नंबर पे आते हैं वीट के एक्सपोर्ट के नाम पे। तीसरा, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। ग्रीन रेवोल्यूशन ने द ग्रीन रेवोल्यूशन इनेबल्ड द गवर्नमेंट टू प्रोक्योर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन टू बिल्ड द स्टॉक विच कैन बी यूज्ड इन द टाइम ऑफ। अच्छा, ठीक है, बफर स्टॉक बनाने में ये मदद किया। बफर स्टॉक का क्या मतलब होता है? मान लिया किसी इलाके में फ्लड या ड्राउट आ गया जिस वजह से वहाँ के सारे फूड क्रॉप्स बर्बाद हो गए, तो उस साल वहाँ के लोग खाएंगे क्या? तो उसको मेंटेन, उस वक्त पे फूड क्रॉप्स इजीली अवेलेबल हो सकें, उसके लिए पहले से फूड क्रॉप्स को सेव किया जाता है सरप्लस प्रोडक्शन में से। इसको बोलते हैं बफर स्टॉक, ठीक है। बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स इन लार्ज अमाउंट, इट्स प्राइस स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, ठीक है, और लो इनकम ग्रुप को इजीली अवेलेबल होने लगे फूड्स। इस वजह से पूरा जो ओवरऑल इकोनॉमी था हमारा डेवलप करना शुरू किया। रिस्क इन्वॉल्व अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन। रिस्क क्या क्या थे? सबसे पहला, रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। पेस्ट मतलब कीड़ा होता है जो पूरे फसल को बर्बाद कर देता है। अब HIV सीड्स जो थे उनका यूज़ करने से इसका खतरा बहुत बढ़ जा रहा था। जो फार्मर्स टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड दिस टेक्नोलॉजी कुड लूज एवरीथिंग इन पेस्ट अटैक। आफ्टर वेरियस रिसर्च गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्विसेज विच रिड्यूसेस दिस रिस्क। इसको कैसे कम किया गया? तो इसको पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स की मदद से इसको कम किया गया। फिर रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटीज़। जब हाई कॉस्ट ऑफ HIV, due to high cost of HIV seeds, fertilizers, only financial powerful farmers can afford to buy these, which increase the disparities among small and big farmers. अब दो तरह के फार्मर्स होते थे उस वक्त पे, एक जो अमीर होते थे और दूसरे जो गरीब होते थे। अब अमीर वाले के पास इतना पैसा होता था कि वो HIV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारे का यूज़ कर सके, लेकिन गरीब फार्मर्स इसका यूज़ नहीं कर पाते थे, जिस वजह से डिस्पैरिटीज़, इनइक्वालिटीज़ बढ़ता चला गया। सब्सिडीज़ ऑन एग्रीकल्चर। अब इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, HIV सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया गया गवर्नमेंट द्वारा एक सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव के तौर पे, ठीक है। ये प्रोवाइड करता था फार्मर्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक बैंकिंग फैसिलिटी जो कि उनको क्रेडिट प्रोवाइड कर सके। किस लिए? फॉर लोअर प्राइस इनपुट्स के लिए, मशीन्स के लिए और रेंटल प्राइसेस के लिए भी उन्हें फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर सके, ताकि ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा सके इंडिया में। ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान इंप्रूवमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजी सीम्स टू बी रिस्की, देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सब्सिडी। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट था वो बहुत ज़रूरी था, इस वजह से गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना पड़ा और इसे बढ़ावा देना पड़ा। नेक्स्ट क्या है? 1 मिनट।